अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, वो चैनल जहां तारीख के सबसे बड़े और छिपे हुए राजों से पर्दा उठाया जाता है। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और परअसरार सफर पर, जहां हम इंकिशाफ करेंगे गीजा के तीसरे और सबसे मुनफरिद अहराम के राज से, जिसे दुनिया जानती है पिरामिड ऑफ मेनकोरे के नाम से। क्या मेनकोरे अपनी ताकत छुपाना चाहता था, या ये अहराम असल में किसी और मकसद के लिए बनाया गया था? मेनकोरे तकरीबन 1440 कब्ल मसीह में तख्त पर बैठा। इसका दौरे हुकूमत अंदाजन 18 से 22 साल रहा। इस दौर को कदीम मिस्र का पिरामिड एज कहा जाता है। मेनकाउरे फिरौन खफरा का बेटा था। इस तरह वो खोफू का पोता था जिसने सबसे बड़ा अहराम बनाया था। मेनकाउरे के भाइयों में कई शहजादे शामिल थे, लेकिन सबसे मशहूर प्रिंस सहमो का और दूसरे शाही शहजादे थे। मेनकाउरे की औलाद में शेप्सिस्काफ शामिल था, जो इसका बेटा और जानशीन बना। यानी मेनकाउरे खोफू का पोता, सफरा का बेटा और शेप्सिस्काफ का वालिद। मेनकाउरे मिस्र के चौथे शाही खानदान का फिरौन था। मलका का नाम खामरनीबती दुम था, जो उसकी बीवी और साथ ही उसकी सगी बहन भी थी। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक उसके साथ मिलकर ही कई मजहबी रसूमात अंजाम दी जाती थी। इसका दौरे हुकूमत तकरीबन 2530 कब्ल मसीह माना जाता है। मेनकाउरे का अहराम गीजा के जुनूब मगरबी कोने पर वाक़े है। इसकी असल ऊंचाई 65 मीटर थी, जो आज घसकर सिर्फ 61 मीटर रह गई है। ये तीनों बड़े अहरामों में सबसे छोटा है, लेकिन इसका डिजाइन और तामीराती अंदाज बाकियों से ज्यादा अनोखा है। जहां खोफो और खफरा के अहराम ज्यादातर चूने के पत्थर से बने थे, वहीं मेनकाउरे के अहराम के निचले हिस्से को सुर्ख ग्रेनाइट से बनाया गया, और ये ग्रेनाइट 800 किलोमीटर दूर इस्वान से लाया गया था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, इतने वजनी ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक का वजन 30 टन तक है, हजारों किलोमीटर दूर से लाए कैसे गए? कुछ माहिरीन कहते हैं कि दरियाए नील को बतौर रास्ता इस्तेमाल किया गया, लेकिन पानी के बहाव के साथ ये ब्लॉक्स इतनी दूर कैसे पहुंचे? यहाँ तक कि जदीद क्रेन और मशीनरी के बगैर इनका उठाना भी तकरीबन नामुमकिन लगता है। क्या ये वही खोई हुई टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में कदीम रिवायात बात करती हैं? मेनकाउरे के अहराम के साथ 3 छोटे अहराम भी मिले हैं, जिन्हें क्वींस पिरामिड्स कहा जाता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये इसकी बीवियों के लिए थे, और कुछ के नजदीक ये मजहबी अलामत के तौर पर बनाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरत यह है कि इन छोटे अहरामों में कुछ नामुकम्मल हैं, गोया ये मंसूबा अचानक अधूरा छोड़ दिया गया हो। क्या मेनकाउरे अचानक मर गया था, या फिर कोई बड़ी आफत जैसे ताउन या खाना जंगी जिसने तामीर रोक दी? कुछ नजरियात के मुताबिक शायद ये अहराम असल में किसी और खुफिया कब्रिस्तान के निशानात छुपाने के लिए थे। वर्कर्स ने कई साल तक पत्थरों को तोड़ने की जद्दोजहद की, लेकिन वो नाकाम रहे। अंदर दाखिल होने के लिए जोर जबरदस्ती से सुरंगें खोदी गई और आग लगाई गई। इस आग के आसार आज भी अहराम के अंदर देखे जा सकते हैं। 1837 में कर्नल रिचर्ड विजे ने मेनकाउरे के अहराम की खुदाई के दौरान मेनकाउरे का ताबूत दरियाफ्त हुआ। ये ताबूत कीमती लकड़ी से बना था और उस पर शाही अलामपे कंदा थी। लेकिन बदकिस्मती से जब इसे बर्तानिया भेजा जा रहा था तो जहाज बीट्रेस समुंदर में डूब गया, और ये खजाना हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह ताबूत आज भी समुंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। अगर कभी यह मिल गया तो शायद मिस्र की तारीख के सबसे बड़े राजों पर से पर्दा उठ जाए। जहाज बीट्रेस के डूबने के बाद कुछ माहिरीन का मानना है कि ताबूत में सिर्फ मेनकाउरे की बाकियात ही नहीं, बल्कि बुक ऑफ द डेड का कोई कदीम और नायाब नुस्खा भी था। ग्रेनाइट के ब्लॉक्स में क्वार्ट्ज मौजूद है, जो पीएजो इलेक्ट्रिक खुसूसियत रखता है। इसका मतलब यह है कि जब इन पत्थरों पर दबाव या वाइब्रेशन पड़ता है तो ये बरकी तवानाई पैदा कर सकते हैं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक अहराम को तवानाई जमा और खारिज करने वाले ढांचे के तौर पर बनाया गया था। हालिया साइंसी तजर्बात से ये बात सामने आई है कि मेनकाउरे के अहराम के अंदर मखसूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस पाया जाता है, यानी ये साख्त खुद ब खुद मखसूस फ्रीक्वेंसी पर लहरें पैदा करती है, जो इंसानी दिमाग और हवास पर असर डाल सकती है। जदीद थर्मल स्कैन इंफ्रारेड थर्मोग्राफी में सामने आया कि अहराम के अंदर कुछ हिस्से खाली वॉइड्स हैं जो अब तक दरियाफ्त नहीं हुए। उनके बारे में ख्याल है कि ये या तो खुफिया कमरों के आसार है
या तवानाई के बहाव को कंट्रोल करने का हिस्सा। जीपीआर स्कैन्स ने यह इशारा दिया कि अहराम के नीचे मुमकिना तौर पर सुरंगें और कमरे मौजूद हैं। ये ताहाल मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किए गए, लेकिन उनमें कुछ खुफिया ज़खायर या रसूमाती मकामात होने का इम्कान है। साइंसदानों ने नोट किया है कि मंकाउरे के ग्रेनाइट ब्लॉक्स मखसूस वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जब उन पर आवाज़ें गूंजती हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एंशिएंट अकूस्टिक टेक्नोलॉजी थी, जिससे रसूमात के दौरान आवाज़ें एम्पलीफाई हो जाती थीं और लोगों पर रूहानी असर डालती थीं। अहराम की सीध पोलारिस कुतबी सितारे के साथ इस कदर दुरुस्त है कि ये आज भी हैरान कुन है। कुछ साइंसदान इसे एंशिएंट स्टार मैपिंग सिस्टम समझते हैं, जिसके जरिए फिरौन की रूह को आसमानी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जाता था। तहकीक से पता चला है कि अहराम में इस्तेमाल होने वाला बेसाल्ट और ग्रेनाइट आम चट्टानें नहीं थी, बल्कि उनमें नायाब मौदनी खुसूसियात हैं जो तवानाई रिटेंशन में मददगार हो सकती है। बेसाल्ट जमीन की गहराई से आतिशफशानी दबाव से निकलता है, जिसे यहाँ शौरी तौर पर फाउंडेशन एनर्जी स्टोन के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। माहिरीन ने हिसाब लगाया कि अगर तमाम अहराम को ग्रेनाइट से ढांप दिया जाता तो वो तवानाई रिटेंशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बाकी अहरामों से कहीं आगे होता। कुछ मुहक्किकीन ने नोट किया है कि मुनकाउरे के अहराम के करीब कंपस सुई में मामूली खलल पैदा होता है। ये लोकल मैग्नेटिक अनोमली जाहिर करती है कि पत्थरों में मखसूस मादनियात या तवानाई के बहाव मौजूद हैं जो जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को मुतासिर करते हैं। जदीद सीस्मोग्राफ टेस्ट बताते हैं कि ग्रेनाइट ब्लॉक्स ज़लज़ला खेज लहरों को गैर मामूली अंदाज में अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये अहराम जमीन की कुदरती तवानाई को स्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया था। चंद तजुर्बात में ये सामने आया कि अहराम के अंदर बैठने वाले अफराद के दिमागी वेव्स EEG रीडिंग्स में तब्दीली देखी गई, यानी ये जगह दिमागी सुकून और कंसंट्रेशन पर असर डालती है। कुछ लोग इसे पिरामिड एनर्जी इफेक्ट कहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि मनकाउरे के अहराम के आसपास जमीन में कुछ सीधी लकीरें हैं जो मुमकिना तौर पर ज़ेरे जमीन सुरंगों या कदीम रास्तों की निशानदही करती हैं। कुछ साइंसदानों का नजरिया है कि दरियाए नील के पानी को अहराम के नीचे मखसूस सुरंगों में दाखिल करके रेजोनेंस चेम्बर्स बनाए गए थे जो पानी और आवाज के मिलाप से तवानाई पैदा करते थे। जदीद एक्स-रे फ्लोरेसेंस XRF टेस्ट से मालूम हुआ है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट में ट्रेस एलिमेंट्स आयरन, मैग्नीशियम, क्वार्ट्ज की खास मिकदार मौजूद है जो तवानाई एब्जॉर्ब और रिलीज करने की सलाहियत रखती है। मनकाउरे के अहराम को कदीम मिस्री जबान में नेजर एरमेनकाउरे कहा जाता था, जिसका मतलब है मनकाउरे देवता की तरह है। मनकाउरे का अहराम वाहिद ऐसा है जिसमें बुनियाद के कुछ हिस्से में काला बेसाल्ट इस्तेमाल हुआ है। बेसाल्ट जमीन की गहराइयों से निकलने वाली आतिशफशानी चट्टान है। माहिरीन हैरान है कि अहराम में ये पत्थर क्यों शामिल किया गया। मनकाउरे का अहराम सबसे ज्यादा बार लूटा गया। यूनानी, रोमी और बाद में अरब अदवार में इसके अंदर बार बार नकब लगाई गई। असल ताबूत लकड़ी का नहीं बल्कि एक दूसरा पत्थर का ताबूत भी मिला था जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। ये आज दुनिया के चंद नायाब तरीन आसारे कदीमा में शुमार होता है। पिरामानी रिकॉर्ड के मुताबिक मनकाउरे के अहराम को यूनानी और रोमी दौर में भी खोला गया और कई कीमती नवादरात लूट लिए गए। मुमकिन है कि असल मुम्मी उस वक्त ही गायब हो गई हो। 1830 की दिहाई में बरतानवी माहिर आसार कदीमा ने अहराम के अंदर एक इंसानी ताबूत दरियाफ्त किया जिसे मनकाउरे की बाकियात करार दिया गया, लेकिन बाद की तहकीक ने जाहिर किया कि ये बाकियात कई सदियों बाद के किसी आम आदमी की थी, ना कि खुद फिरौन की। गोया असल मुम्मी अब तक नहीं मिली। मनकाउरे का अहराम शुमाली सितारे पोलारिस के साथ इस तरह अलाइन किया गया था कि हर साल एक मखसूस दिन सूरज की शाएं सीधा अहराम के दाखिली रास्ते में पड़ती थी। जहां खौफो और खिफरा को जालिम बादशाह कहा गया, वहीं मुनकाउरे को नरम दिल हुक्मरान माना जाता है, लेकिन कुछ मिस्री रिवायात में उसे बदकिस्मती वाला बादशाह कहा गया है क्योंकि उसके दौर में कहत और बीमारियां फैली। यही वजह है कि कुछ मुर्रिखीन समझते हैं कि छोटा अहराम बनवाना एक तरह का कफारा था। आज भी मुनकाउरे के अहराम के शुमाली हिस्से पर वो जख्म देखे जा सकते हैं जो 12वीं सदी के खलीफा की तरफ से तबाह करने की कोशिश के दौरान लगाए गए थे, लेकिन पत्थरों की मजबूती ने यह काम नामुमकिन बना दिया।
इससे जाहिर होता है कि एहराम में कोई खास इंजीनियरिंग राज था। जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है कि मुनकौरे के ग्रेनाइट ब्लॉक्स मखसूस फ्रीक्वेंसी पर हल्की वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि यहाँ आफ्टर लाइफ इनिशिएशन रिचुअल्स हुआ करते थे, यानी मौत के बाद की जिंदगी के असरार सिखाए जाते थे। कुछ जगहों पर लकड़ी के ढांचों के निशान मिले हैं जो जाहिर करते हैं कि इस दौर में वुडन सपोर्ट सिस्टम या स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल किया जाता था। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक मनकौरे को एक हादसे या बीमारी के बायस अचानक मौत आई, इसी वजह से एहराम का काम अधूरा रह गया। डीएनए रिसर्चर्स का मानना है कि अगर कभी असल मम्मी मिली तो वो खौफों और खफरा की नस्ल के बारे में अहम राज खोल सकती है, लेकिन आज तक उसकी बाकियात दुनिया भर में सबसे बड़ी लॉस्ट मम्मी मिस्ट्री है। नाज़री, मनकौरे का एहराम छोटा जरूर है, लेकिन इसके राज बड़े एहरामों से भी ज्यादा गहरे हैं। क्या यह एहराम वाकई अधूरा छोड़ा गया था? क्या मनकौरे की मम्मी कभी दोबारा मिलेगी? और क्या इसके ग्रेनाइट ब्लॉक्स में वो खुफिया तवानाई छुपी है जिसे आज का इंसान समझ ही नहीं पाया? ये एहराम आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन शायद यही खामोशी इसका सबसे बड़ा राज है। फिलहाल ये हमारी सीरीज की आखिरी किस्त है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे अजीम और मशहूर एहरामों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी या आप नाजरीन ने मजीद ख्वाहिश जाहिर की तो हम उसी प्लेलिस्ट में बाकी एहरामों के राज भी जरूर खोलेंगे। अपनी राय और तजावीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें आपकी हौसला अफजाई मिले और हम मजीद बेहतर मवाद आप तक पहुंचा सकें। अगर आपने पिछली किस्तें नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मशहूर एहरामों पर बनी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम और नए राज और हैरानकुन इंकशाफात लेकर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब